हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और उन पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को भी देखेंगे। ये करंट अफेयर का सेशन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो इस सेशन को आप निश्चित रूप से पूरा कंप्लीट करें। जो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दिया गया है और साथ ही आपके टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिया गया है। तो सेशन कंप्लीट करने के बाद आप वहां से इसे डाउनलोड करें और इस पर प्रैक्टिस करें। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग को जो है इन पॉइंट्स पे चर्चा करना है। पहला है सोनोबाइज के बारे में, दूसरा जो है एक्सीडेंट में कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में, तीसरा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, चौथा जॉब रिपोर्ट्स के बारे में है। इसके बाद एग्जिम बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। सीएसआई महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का जो एयरपोर्ट है उसके बारे में न्यूज है। वी नारायण को इसरो का जो है चेयरमैन बनाया गया उसके बारे में न्यूज है, देखेंगे। 26 जनवरी के चीफ गेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और 2025 का पहला बीटा किट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद मार्टिन गुप्टिल जिन्होंने संन्यास लिया है उसके बारे में देखेंगे। एक रेयर बैंडेड बटरफ्लाई मिला है उसके बारे में देखेंगे। दिव्य कला मेला जो है इस बार 2025 में आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे। गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्टली आज के दिन जो विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज का वो है, भारत ने किस देश के साथ सोनोबॉयज बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो सोनोबॉयज आखिर होता क्या है। सोनोबॉयज डिवाइस जो है, ये डिवाइस है सोनोबॉयज का। ठीक है, ये लगभग 39 सेंटीमीटर के आसपास का इसका साइज होता है और इसका जो है सोनार बॉय, इसका जो फुल फॉर्म है, यानी कि एक तरह से ये सोनार रडार की तरह काम करता है। और इसका जो मेन यूज है वो एंटी सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी को खोजने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कैसे किया जाता है, तो इसको किसी भी हेलीकॉप्टर से या किसी भी एयरक्राफ्ट से इसको पानी में गिराया जाता है। ये देखते हैं ये कैप्सूल की तरह होता है और जब ये पानी को हिट करता है, ठीक है, तो सपोज कि यहाँ पे पनडुब्बी है पानी में, पानी को हिट कर रहा है, तो इससे साउंड एक निकलता है जो रिटर्न में एयरक्राफ्ट को इसके पूरे एग्जैक्ट लोकेशन का पता देता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है इनेमी का पनडुब्बी है, सबमरीन है, और उसको टारगेट किया जाता है। तो इस तरह से जो है एंटी सबमरीन वार में जो है ये काफी सहायक होता है। तो इस सोनोबॉयज के निर्माण के लिए जो इंडियन नेवी और यूएस दोनों को ही आवश्यकता है, इस सोनोबॉयज के निर्माण के लिए भारत ने जो है यूएसए के साथ समझौता किया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो भारत के जो एक कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, डायनामिक्स लिमिटेड, ये हैदराबाद तेलंगाना की कंपनी है। ठीक है, ठीक है, और इसने ही जो है यूएसए के साथ समझौता किया है कि मेक इन इंडिया के तर्ज पे जो है ये मैन्युफैक्चर करेंगी सोनोबॉयज। ठीक है, मेक इन इंडिया के तर्ज पे दोनों के लिए, यूएसए नेवी के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए भी। ठीक है, यूएसए नेवी के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए ही जो है ये सोनोबॉयज का निर्माण करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ठीक है, यूएसए के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वर्तमान में, वो कौन है, जो बाइडेन। ठीक है, और जो नवनियुक्त है यानी नवनिर्वाचित है, इनका 20 जनवरी को ये अपना पद ग्रहण करेंगे, ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जो इस बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो आपने देख लिया सोनोबॉयज किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो एंटी सबमरीन फाइट में जो है सोनोबॉयज का काफी यूज होता है, जिसे बनाने की घोषणा भारत सरकार के साथ मिलकर के यूएसए ने की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट की घोषणा की है। ठीक है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री या रक्षा मंत्री। तो जानते हैं ये रोड एक्सीडेंट का मामला है तो ये सड़क परिवहन मंत्री ही होंगे। ठीक है, तो सड़क परिवहन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, सड़क परिवहन मंत्री ये है नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री ये है नितिन
गडकरी। ठीक है, और इन्होंने घोषणा की है कि यदि रोड एक्सीडेंट में, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई जख्मी होता है, घायल होता है, तो उसको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट, यदि उसके पास उस टाइम में कैश नहीं है तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा उसका। ठीक है, कहां तक, इसका भी एक लिमिट दिया गया है, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, 1.5 लाख तक का उसका कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल्स में 7 दिन के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर जो है थाने में रिपोर्ट करना है, 24 घंटे के भीतर थाने में उसका कंप्लेन रजिस्टर्ड करना है, उस थाने के बारे में जानकारी देनी होगी। ठीक है, इसके साथ ही यदि कोई डिसीज्ड हो जाता है, मृतक हो जाता है, तो उसको 2 लाख रुपए जो है मुआवजे के तौर पे दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो सारे नियम जो है ये लागू किए जाएंगे मार्च 2025 में। ठीक है, इसकी घोषणा की जा चुकी है और मार्च 2025 में इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है नितिन गडकरी जी का ही है। ठीक है, इनका कद काफी बड़ा है, भाजपा के एक कद्दावर नेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मिनिस्टर समझ गए, इसका रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो जाएगा, नितिन गडकरी साहब है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? आप जानते हैं किसी दूसरे देश में जाने के लिए हम लोग को किस चीज की आवश्यकता होती है? पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पासपोर्ट से कैसे पता चलेगा कितना ताकतवर है वो? ठीक है, तो उस पासपोर्ट को कितने देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने देश आने दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, और मतलब वो देश कितना शक्तिशाली है जिस देश के लोगों को दूसरा देश आने दे रहा है। ठीक है, तो लंदन की जो है एक कंपनी है, लंदन की एक कंपनी है, ये है हेनले पार्टनर्स की, हेनले पार्टनर्स की, और ये जो है हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, इस बार का जो 2025 का इंडेक्स है, इसमें 1 नंबर पे इसने रखा है सिंगापुर को। ठीक है, सिंगापुर का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली है और उसको इस रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा गया है। दूसरे नंबर पे रखा गया है जापान के पासपोर्ट को। ठीक है, दूसरे नंबर पे। भारत की बात करें तो भारत का जो रैंकिंग दिया गया है इस इंडेक्स के अनुसार वो है 80। ठीक है, 80वां रैंकिंग है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार। पहले जो है, पहले था ये 85। ठीक है, 85th रैंक था। अब जो है 5 पॉइंट का ये स्लिप हो चुका है, 5 पॉइंट डाउन हो चुका है, तो अभी वर्तमान में इसका 80वां रैंक। ठीक है, तो एयर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये 80वां स्थान प्राप्त है भारत को। ठीक है, चलिए फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 नामक शीर्षक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, जॉब रिपोर्ट 2025। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड ऑफिस है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 का अनावरण किया गया। और इस रिपोर्ट में सबसे खास बात क्या थी? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक जो है 78 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, 78 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे ग्लोबली। ठीक है, विश्व स्तर पे। ठीक है, तो एक तरफ जो है कई सारे कंपनी जॉब की छटनी कर रही है, लोगों को निकाल रही है, और उस टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट आया है ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और खुशी की बात है कि 78 मिलियन जॉब नए क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है।
ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई वगैरह आ गई है। तो इस तरह से अगर सिस्टम्स है तो उसको चलाएगा कौन, उसको तो ह्यूमन ही चलाएगा। तो इसलिए जो है नई टेक्नोलॉजी आने से नए जॉब्स भी अब क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो 2030 तक जो है स्थितियां और भी अच्छी होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। द रिपोर्ट टाइटल ये समझ गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया है। अगला है, महाराष्ट्र स्थित किस बैंक ने 10 वर्षीय बॉन्ड से $1 बिलियन कमाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये बैंक है ना आरबीआई, ना एसबीआई, ना कोटक, ये बैंक है एक्जिम बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्जिम बैंक क्या फुल फॉर्म होता है इसका? एक्जिम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक। ये $1 बिलियन जो है, इसने बोला है कि $1 बिलियन की उगाही करेगी, $1 बिलियन। तो ये अगर ये इश्यू कर देता है, हालांकि इसी साल ये इश्यू करने वाला है, अगर ये इश्यू हो जाता है तो पहली संस्था होगी भारत की पहली संस्था, भारत की पहली संस्था जो डॉलर में बॉन्ड इश्यू करेगी, डॉलर में बॉन्ड इश्यू करेगी। ठीक है, और दूसरा ये इंटरनेशनल मार्केट में ये इसको लाएगी, यानी कि इंटरनेशनली ग्लोबली कोई भी संस्थान इसको परचेज कर सकता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेकर के आएगी, पहली संस्था बन जाएगी डॉलर रिम्यूनरेशन में जो है इस बॉन्ड को इश्यू करने वाला। इससे पहले जितनी भी संस्थाएं थी वो रुपये में जो है इश्यू करती थी। ठीक है, तो ये बैंक है कौन सा? एक्जिम बैंक के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसे एसीआई से लेवल 5 की मान्यता मिली है? ठीक है, एसीआई से लेवल 5 की मान्यता मिली है। तो पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। भारत का जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र का, जिसको एसीआई से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब ये एसीआई क्या है और ये लेवल 5 की मान्यता क्या है? तो एसीआई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है, ये संस्था है जो एयरपोर्ट के फील्ड में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरपोर्ट से संबंधित, उड्डयन से संबंधित, एविएशन से संबंधित अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखती है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है क्यूबेक, कनाडा में। ठीक है, अब ये लेवल 5 का एक्रीडेशन क्या है? लेवल 5 की मान्यता क्या है? तो ये बेस्ट कस्टमर सपोर्ट के लिए दिया जाता है, बेस्ट कस्टमर क्वालिटी सपोर्ट। ठीक है, बेस्ट कस्टमर क्वालिटी सपोर्ट के लिए ये रिकॉग्नाइजेशन, ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक तरह से ये अवार्ड है, एक पहचान है उस छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो उसको दिया गया है। तो ये देने से क्या हो गया? तो एक एग्रेडेशन मिल गया कि यहाँ पे सबसे बेस्ट सर्विस मिल रही है इस एयरपोर्ट पे। ठीक है, इस एयरपोर्ट की खास बात क्या है? तो इस एयरपोर्ट का सारा मैनेजमेंट कौन देख रहा है? तो अदानी ग्रुप्स के द्वारा जो है, अदानी ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कई राजनेता जो है टारगेट में लिए रहते हैं, तो अदानी ग्रुप्स के द्वारा जो है महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सारा मैनेजमेंट देखा जाता है, सारे कस्टमर सपोर्ट को डील किया जाता है। और एसीआई के द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये लेवल 5 की मान्यता दे दी गई है। तो यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसको छत्रपति ये लेवल 5 का मान्यता मिल गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वी नारायण को किस संस्था का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वी नारायण को नियुक्त किया गया है इसरो का चेयरमैन। ठीक है, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो क्या खास बात है? तो अभी वर्तमान में जो है एस सोमनाथ जो है वर्तमान में है। ठीक है, चेयरमैन है और इनकी जगह ये लेंगे 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2025 से जो है ये चेयरमैन बनेंगे। वी नारायण क्या है? तो वी नारायण 1984 से जो है इसरो के साथ काम कर रहे, 1984 से प्रोपल्सन एक्सपर्ट है। ठीक है, रॉकेट में जो प्रोपल्सन वगैरह होता है,
प्रपल्सन एक्सपर्ट रह चुके हैं और क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण में जो है इनका बहुत ज्यादा विशेष योगदान है, क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण में। ठीक है, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जब फेल्यूर हुआ था तो इनको ही जो है असेसमेंट टीम का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और इनका जो भी ऑब्जर्वेशन था उसको चंद्रयान 3 में इंप्लीमेंट किया गया और चंद्रयान 3 हमारा बिल्कुल सक्सेस था। ठीक है, तो इसरो के जो नए चेयरमैन बनने वाले हैं वो हैं वी नारायण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति प्रबोध सुबियांतो को 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये हैं राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। ठीक है, तो प्रबोध सुबियांतो जो है कहां के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता है। भारत के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं इंडोनेशिया के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में पहले बीटा जनरेशन बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है जिसका नाम फ्रैंकी रेमरू जेडेंग रखा गया है? ठीक है, तो बीटा जनरेशन बच्चा ये क्या, ये टर्म क्यों है? ठीक है, तो एक्चुअली में ये घोषित किया गया है कि ये जो भी बच्चा 2025 से लेकर के 2039 तक जन्म लेगा उस बच्चे को बीटा जनरेशन का किड्स माना जाएगा, बीटा जनरेशन का किड्स माना जाएगा। ठीक है, तो 2025 से 2039 में जन्मे बच्चे के लिए इस टर्म का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चा जन्म लिया है वो कहां पे लिया है? मिजोरम के अस्पताल में 12:03 पे 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2025 को। तो 2025 में जन्म, भारत में जन्म लेने वाला पहला बच्चा जो था वो है कौन? फ्रैंकी रेमरू जेडेंग। ठीक है, तो एक तरह का एक हिस्ट्री बन गया है। तो पहला जो बीटा जनरेशन का बच्चा यही है, मिजोरम में जन्म लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? ठीक है, तो वायु गुणवत्ता प्रदूषण सूचकांक जो है जारी कौन करता है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसके द्वारा जो है AQI का ये निर्धारण किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इश्यू किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है? तो जितना भी पार्टिकुलेटेड मैटर है, PM2.5, PM10, ठीक है, और उसका हेल्थ पे क्या इस असर पड़ रहा है वो सब चीजों का आकलन करके जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी 9 जनवरी को जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया। इसके अनुसार सबसे जो अच्छा है, सबसे अच्छा शहर जिसका गुणवत्ता काफी अच्छा है वो है तिरुनेवेली। ठीक है, कहां का? तमिलनाडु का। ठीक है, इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये है 33 और सबसे खराब इमेजिन कीजिए, सबसे खराब जो है कहां का होगा? तो ये है दिल्ली का और इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है ये है 357। ठीक है, तो आप अंतर देख सकते हैं, कहां 357, कहां 33। ठीक है, तो सबसे खराब दिल्ली का है और सबसे अच्छा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो तमिलनाडु का है, तिरुनेवेली का। ठीक है, चलिए, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो ये दिल्ली होगा। ठीक है, सबसे अच्छा में तिरुनेलवेली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मार्टिन गुप्तिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, ये किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो मार्टिन गुप्तिल जो है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, न्यूजीलैंड से संबंधित है और मार्टिन गुप्तिल के बारे में 2 सबसे प्रमुख बातें हैं। पहला तो ये अपने तरह के हर कैटेगरी के ये ओपनिंग बैट्समैन थे, हर कैटेगरी के ओपनिंग बैट्समैन थे। ठीक है, और दूसरा कि ये न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें ODI में, वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी मारी है।
ठीक है। डबल सेंचुरी की है किसमें, ओडीआई में, न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर है। ठीक है, तो मार्टिन गुप्टिल किस देश से संबंधित है, न्यूजीलैंड के हैं। मैरिन जैकब जो है न्यूजीलैंड के अभी वर्तमान में पीएम है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में रेयर बैंडेड बटरफ्लाई देखा गया है। ठीक है, किस राज्य में रेयर बैंडेड बटरफ्लाई देखा गया है। रेयर बैंडेड बटरफ्लाई जो है ये आप देख सकते हैं काफी रेयर है, और इतने वर्षों में पहली बार जो ये देखा गया है, त्रिपुरा में इसको एक्सप्लोर किया गया है, त्रिपुरा में इसको देखा गया है रेयर बैंडेड बटरफ्लाई को। ठीक है, त्रिपुरा शेफाली जैला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शेफाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे जो है इस बटरफ्लाई को देखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2025 कहां आयोजित किया गया। ठीक है, तो दिव्य कला मेला 2025 जो आयोजित किया जा रहा है इस बार वडोदरा में। वडोदरा कहां, गुजरात। ठीक है, वडोदरा में इस बार आयोजित किया गया है। तो मेन क्या है ये दिव्य कला मेला, तो दिव्य कला मेला जो है मेनली इसमें जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, डिसेबल पर्सन है, उनको एक मंच पे लाने के लिए, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, स्किल्स के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो अपनी स्किल्स को उस मंच पे दिखाए और उनको वहां से फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट चाहिए स्टार्ट करने के लिए, कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए, तो वहां से मिलता है। ठीक है, तो अपने अपने बनाए हुए, चाहे वो किसी भी फील्ड में होगा, जो PWD है यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है, वो आकर के अपने टैलेंट को वहां पे शो करेगा। ठीक है, और उनको जो है सरकार के तरफ से जो भी सहायता की आवश्यकता है वो सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस बार का जो आयोजन किया जा रहा है वडोदरा गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है अभी, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रोकने के लिए गरुरक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, गरुरक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो इसमें देखिए ये कर्नाटक है जिसने गरुरक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। और मेनली टारगेट एक ही है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं, यानी जंगल से संबंधित जो भी इश्यूज है उसमें क्या करना है, ऑनलाइन FIR कर सके, इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑनलाइन FIR वगैरह की व्यवस्था के लिए, कि लोग ऑनलाइन FIR कर सके और अपने केस का जो स्टेटस है उसको चेक कर सके। ठीक है, कर्नाटक के जो CM है, CM कौन है, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जो है CM है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने जो है इसको गरुरक्षी पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, किस लिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रोकने के लिए। इस पोर्टल में क्या है, ऑनलाइन FIR की व्यवस्था है, CM है सिद्धारमैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को क्यों, 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2006 को ही जो है मनमोहन सिंह ने जो है इसकी घोषणा की थी। मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी 2006 को हम लोग हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे, ताकि हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में गौरव मिले। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है हिंदी को वैश्विक पटल पे लाने का अगर श्रेय जाता है तो 1977 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय हैं। ठीक है, उन्होंने जो है
यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था और पहली बार था जब इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूनाइटेड नेशन में। तब से जो है एक प्रथा बन गई है। अभी मोदी जी भी जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में तो हिंदी में ही भाषण देते हैं, लेकिन पहले जो प्रधानमंत्री थे, पहले नेता थे जो यूएन में जाकर के हिंदी में भाषण दिए थे। ठीक है, तो 10 जनवरी को जो है हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जो है सर्वमान्य भाषा है और इसको वैश्विक पटल पे जो है आना चाहिए, वैश्विक पटल पे स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।